नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि मैंने इसी वीडियो के पिछले भाग में ये बताया था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि वैज्ञानिक मनोदशा ना होने की वजह से एक ऐसी समस्या लगातार उत्पन्न होती आई है जो खुद में एक महामारी है। जो चीज़ अपने आप में ही महामारी है, जब इस महामारी के साथ अपना योगदान देगी तो इस महामारी का रूप आप समझ सकते हैं कितना विकराल होने वाला है, कितना विकराल है। आप देख ही रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सुन ही रहे होंगे। तो समस्या क्या है? वो समस्या ये है लगातार जनसंख्या का बढ़ना। अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट होता तो जो हम आज 135 करोड़ के पार हो चुके हैं, कैसा होता? पूरे अर्थ पे जो ह्यूमंस की, मानवों की जो जनसंख्या है वो 8 बिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 800 करोड़ से ज़्यादा है। और हमारे केवल और केवल भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ से ज़्यादा है। आप इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी पे कोई और भी प्रजाति है जिसकी जनसंख्या 800 करोड़ से पार हो। कुछ एकाध अपवादों को छोड़कर कोई किसी एक प्रजाति का नाम बता दीजिए। पर ऐसी प्रजाति जो इतना विनाशकारी हो, इतनी लालची हो, ज़रूरत ख़त्म हो जाने के बाद भी चीज़ों को छोड़े ना। इतना सब होने के बावजूद हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। लेकिन आज भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा इसको नहीं बनाती है। और बनाए भी क्यों? उनका वोट बैंक कम नहीं हो जाएगा? लोग कम हो जाएंगे तो वोट बैंक कम नहीं हो जाएगा उनका? इसमें तो फायदा थोड़ी है उनका फायदा नहीं है। लेकिन नुकसान किसका है भाई? नुकसान तो देश का है ना। रिसोर्सेज, जो संसाधन है वो तो सीमित है ना, वो तो लिमिटेड है ना, वो थोड़ी बढ़ रहे हैं, वो तो घट रहे हैं। जो जनसंख्या है वो तो बढ़ती जा रही है। तो कैसे पूर्ति होगी? आप थोड़ा खुद विचार कीजिए। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, ठीक है? अगर वैसा होता तो आज दशा कैसी होती? मान लीजिए कि हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ की ना होने के बजाय 85 करोड़ होती, तो क्या होता? तब कैसे चीज़ें हो रही होती? थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हॉस्पिटल्स के बाहर दम तोड़ा और हॉस्पिटल्स के अंदर दम तोड़ा और ऐसी ऐसी जगह दम तोड़ा जहां मतलब हम लोग पहुंच भी नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जरूरी चीज़ों की कमी पड़ गई। अब वो जरूरी चीज़ें क्या है? दवाइयाँ, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल बेड। सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों की कमी की वजह से। क्या अगर 50 करोड़ होता तो क्या ये हाल होता? दूसरे नंबर पे इसी महामारी के दौरान जो कालाबाजारी का दौर आया, जो चल रहा है, जहां एक इंसान दूसरे इंसान उसकी मजबूरी का फायदा उठा के उसको लूटने पे तुला हुआ है, कैसा होता? अगर पॉपुलेशन 50 करोड़ होती तो क्या सब लोग सभी हॉस्पिटल्स में नहीं होते? सभी लोगों को हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहे होते? सभी लोगों को हॉस्पिटल्स के अंदर सारी सेवाएं नहीं मिल रही होती? बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती? बाहर से लोगों को कांटेक्ट नहीं करना पड़ता चीजों को मंगाने के लिए? ना बीच में मेडिएटर्स आते, ना ये कालाबाजारी होती। थोड़ा विचार कीजिएगा इस पर। क्या अभी तक सभी को वैक्सीन नहीं लग गई होती? क्या इतना पैनिक का माहौल होता? ये वैक्सीन वाली बात पर मुझे अविश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर पर रायता फैला हुआ है ना, और जिस तरीके जितनी स्पीड से काम चल रहा है, वैसा हो नहीं पाता 50 करोड़ होती तो भी। क्या बेरोजगारी, भुखमरी का आलम होता? क्या इतने सारे लोगों की मौतें होती कि उनको जलाने के लिए जमीनें कम पड़ जाएं? थोड़ा विचार कीजिएगा। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं है। 1.5 साल हो जाने के बावजूद इस महामारी को काम करने के बजाय अपनी इमेज बचाने पे तुला हुआ है। पिछली गलतियों से सीखने की बजाय, सारे लूप होल्स को भरने की बजाय बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं कि सारी गलतियां उसके मत्थे मर दी जाए। ऐसा चलता रहा ना तो अभी तो 1.5 साल बर्बाद हुए हैं, आगे न जाने कितने साल बर्बाद होंगे, कोई सोच भी नहीं सकता है। दूसरी वेव चल रही है, तीसरी आने वाली है, चौथी भी आएगी, पांचवी भी आएगी, छठी भी आएगी, सातवीं भी आएगी। इतनी वेव्स आएंगे ना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये वायरस है, वो भी आरएनए वायरस, इतने रूप बदलता है ना, इतनी म्यूटेशंस करता है ना अपने अंदर, आपकी समझ से भी बाहर है। आपके पास एग्जाम्पल है यार, HIV, जिससे एड्स की बीमारी होती है, आज तक उसका इलाज नहीं हो पाया इतने साल होने के बावजूद। लेकिन कोरोना से बचने का हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, वह है वैक्सीन। जो वैक्सीन का महाउत्सव के नाम पे उद्दंडता मची हुई है ना, वो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ, खासकर सबसे पहले हमारे देशवासियों से। वो देशवासी जो इस महामारी के दौरान दूसरे लोगों की मजबूरी और उनकी बेबसी लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। क्या हम इतने गिर गए हैं? क्या पैसे लेकर जाएंगे कहाँ? हम रहेंगे तब पैसे काम आएंगे ना। और जीने के लिए पैसे नहीं जरूरी नहीं है। अगर पैसे जरूरी होते तो आज जितने लोगों की मौत हुई है ना, सब बचे होते। क्या हम इतने नीचे गिर चुके हैं कि मरी हुई लाशों के कपड़े चुराकर उनको बेचकर हम पैसे कमाएंगे? हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अपनी जान ने कुर्बान कर दी देश को आजाद कराने के लिए। क्या उन्होंने ऐसे ही भारत की कल्पना की थी क्या, कि जहां लोग एक दूसरे को ही लूटने पे तुले हुए हैं, वो भी इस कठिन समय में, जहां लोग एक दूसरे को साथ में आकर काम करना चाहिए, वहां एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे के भक्षक बने हुए हैं। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु तो केवल 22 साल के थे, बिना कुछ सोचे अपनी जान ऐसे कुर्बान कर दी। किसके लिए? हम लोगों के लिए। उनके बाद जो पीढ़ी आएगी वो आराम से जी पाएगी। और जिस जान को बचाने के लिए हम लोग इधर उधर भटक
रहे हैं, इतना कोहराम मचा हुआ है, उसी जान को उन्होंने ऐसे कुर्बान कर दिया। वो भी तो अपनी लाइफ जी सकते थे यार। हम लोग खुद को भी शर्मसार कर रहे हैं और जो हम लोग को दे के गए हैं उनको भी शर्मसार कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैं हम उम्र वालों से बात करना चाहता हूँ, यानी कि इस देश के युवा से। मैं आपको बता दूं, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ये पाया कि हमारा देश पैरालाइज होता जा रहा है, अपाहिज होता जा रहा है। जो इस देश को चलाने वाले जो बुजुर्ग है ना, उन्होंने अपनी तरह इसको बूढ़ा कर दिया है। अगर 20-25 साल और ऐसे चला ना, तो 10-15 साल में इन लोगों का तो टिकट कट जाएगा, ऊपर का रह जाएंगे हम लोग। हम लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा और हमारे बाद आने वाली जनरेशन्स के लिए, पीढ़ियों के लिए नामुमकिन था। अब समय ये नहीं है हर चीज में मनोरंजन ढूंढने का, हमेशा एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। अब चाहिए मन मंथन। अब करना होगा मन मंथन। ये समय नहीं है कि व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर क्रिटिसाइज कर कर संतुष्ट होने का समय नहीं है। हम एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन समय है काम करने का, मिलजुल के काम करने का। सारी चीजें हम नौजवानों को करना पड़ेगा अपने लिए, अपने बाद आने वाली चीजों के लिए। जो आगे हैं वो तो नहीं समझते, साइंस उनके पल्ले नहीं पड़ती, लेकिन हम अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं, हमारे बाद आने वाले लोगों का अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा विचार कीजिएगा। तीसरे नंबर पे मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनसे कुछ कहना चाहता हूँ जिनकी ख्याति पूरे विश्व भर में है, जिनकी गिनती संसार के सुप्रीम लीडरों में होती है। वो है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे पहले तो उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और माफी मांगना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मेरा इरादा आपकी अवहेलना करना या आपको ऑफेंड करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं सच बोलने के लिए किसी से नहीं डरता। सबसे पहले तो सर, आप हमारे देश के माई बाप हैं, हम देशवासियों के कर्ता धर्ता हैं। बहुत से लोग तो आपको भगवान का दर्जा भी देते हैं। आप मेरे खुद के आइडल हैं, आप मेरी इंस्पिरेशन है। चाय वाले से पीएम बनने का सफर, जो कठिनाइयां होंगी केवल आप ही जानते हैं। लेकिन सर, जब भी आप पब्लिक में आते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस करते हैं या मन की बात जो शो आता है उसमें आप बात करते हैं, तो रोने लगते हैं सर। मुझे देख के बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि इस देश का पीएम इतना लाचार है, इतना बेबस है, जिसने कोरोना के आगे अब घुटने टेक दिए। हम लोग तो छोटे मामूली से लोग हैं, हम लोगों का हौसला टूट जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दूसरी बात, आप आते हैं, आप फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ स्टाफ, सबका शुक्रिया अदा करते हैं, करना भी चाहिए, और क्योंकि वो हैं, आदर के लायक हैं। लेकिन सर, एक बात पे गौर फरमाइए, एक तरफ मेडिकल स्टाफ और दूसरी तरफ पूरे भारत की बीमार जनता। ये तो चींटी और हाथी जैसी ही बात हो गई। ये सिचुएशन 2-3 या हफ्ते दिन की तो है नहीं कि अगर वो लोग पूरे रात दिन काम भी कर लें तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। ये सिचुएशन तो अभी सालों साल चलने वाली है। तो वो भी तो इंसान है ना सर, वो भी तो चाहते हैं ना सर कोई उनकी तरफ हाथ बढ़ाए, कोई उनका सहारा बने। आप देश के पीएम हैं तो आपसे ही वो चाहते होंगे कि आप भी तो उनके लिए कुछ कीजिए ना सर, कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द खत्म हो और वो लोगों को भी राहत मिले, ताकि वो लोग भी आपको शुक्रिया अदा कर सकें, आपके कर्जदार हों। सर, इस पे गौर फरमाइए।